प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल एंड टेलर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि फेयोल जो थे उनका पूरा नाम था हेनरी फेयोल और इनने 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे। हम ये फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं और इन्होंने जनरल एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे। तो बढ़ते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स की तरफ। फर्स्ट है इनका डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो गया, पर अब जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, उनको हम वर्क कैसे प्रोवाइड करें या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यही बताते हैं कि this will dividing the work into jobs and assigning these jobs to a person is best suited for it. उसके skills, उसके knowledge, उसके experience के ऊपर उस particular person को उसका work डिवाइड किया जाता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। एक तो अगर स्किल सेट के ऊपर उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन का। और इनको बेनिफिट होगा स्पेशलाइज्ड रिसीव टू रिसीव स्पेशलाइजेशन। नेगेटिव इफेक्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क लीड टू मोनोटोनी। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है और लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इफिशिएंसी ड्यू टू लेस इंटरेस्ट। लैक ऑफ इफिशिएंसी, काम करने में उनकी इफिशिएंसी कम हो सकती है अगर उनका काम करने में मन नहीं लगेगा तो। सेकंड, पैरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। The right of an individual to command his subordinate and take action with the power allocated is known as authority. The obligation of subordinate to perform the assigned properly is known as responsibility. Authority और responsibility का दोनों का जो है वो बैलेंस सेम होना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस and help in facing responsibility. इसके नेगेटिव इफेक्ट्स, यहाँ पे कभी कभार ऑथोरिटीज का मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी अगर प्रोवाइड कर दी तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिट कर जाती है ऑथोरिटी से तो सबऑर्डिनेट गेट्स ओवरबर्डन विद वर्क। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन means the observation of rules and regulation. डिसिप्लिन से जो है जो वर्कर है उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और उनकी पॉलिसीज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रनिंग हो सके टू अचीव योर गोल्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स, सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट, आपका वर्कर और आपका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर रिलेशनशिप अच्छा बना रहे और इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बनी रहती है। नेगेटिव इफेक्ट, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसिप्लिन। यहाँ पे एम्प्लॉयज में रिजिडिटी फॉर्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में। देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स बाय एम्प्लॉयज। अगर यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन होगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वो फॉलो नहीं करेंगे जो एम्प्लॉय से वहां के, इसलिए डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब अगर आपका कोई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर उसने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या बोल सकते हैं मैनेजमेंट मैनेजर ने एम्प्लॉय को कोई वर्क दिया है तो वो एम्प्लॉय उसको ही। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, a subordinate should receive, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर रहेगा, तो जो सबऑर्डिनेट है मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला वर्कर, तो वो सिर्फ किसको प्रोवाइड अपना आंसर देगा, सिर्फ उसके ऊपर जो है सुपीरियर है उसको, मतलब वन सबऑर्डिनेट के लिए सिर्फ वन ही सुपीरियर रहेगा। पॉजिटिव इफेक्ट, नो कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट के पास सिर्फ उसका खुद का एक सुपीरियर रहता है। Easy fixation of responsibilities, increase efficiency of both superior and subordinate, तो दोनों की efficiency better होगी। Negative effect, increase in jealousy among managers, क्योंकि managers भी चाहेंगे कि हमें ये employee मिले, तो इसलिए यहाँ पे jealousy form हो सकती है। Fall in productive efficiency, productivity आपकी बढ़ जाएगी इससे। Confusion in mind of employees, इससे कभी कभार आपके एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है।
because of unity of commands. Fifth, unity of direction. Unity of direction is the principle that which group of activities having the same objective must have one objective and one plan. Unity of direction means सारे एम्प्लॉइज का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हमें फ्यूचर में कौन सा डिजायर जो गोल है वो अचीव करना है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है. All the activities of the work unit or group should be directed towards its common objective. Positive effect. Easy to achieve organizational goals. Benefits of specialization. Achieve organizational goals क्यों? क्योंकि सबका अगर एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाएंगे. नेगेटिव इफेक्ट. हमें इस वजह से कभी कभार कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है, खास तौर पर मैनेजमेंट को. लैक ऑफ एफिशिएंसी लीडिंग टू वेस्टेज. अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो वेस्टेज क्यों होगा? अगर कोई एम्प्लॉय को काम करने में 2 दिन लग रहे तो उसी चीज को काम करने में वो 3 से 4 दिन लगा देगा, इसलिए लैक ऑफ एफिशिएंसी. 6. Subordination of individual interest to general interest, like individual interest to general interest. While arriving at any decision, the general interest must be given preference over individual interest. अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमारे इंडिविजुअल हमारे खुद के इंटरेस्ट से पहले हमें हमारा मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके बाद हमारे जो इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए. तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, समटाइम्स एम्प्लॉय ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, सेल्फिशनेस, लेजीनेस, उनमें जो प्लेजर है ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉजिटिव इफेक्ट्स. यहाँ पे पर्सनल मतलब इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है. यहाँ पे हमें अगर अच्छे से परफॉर्मेंस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बेटरली अचीव होंगे. नेगेटिव इफेक्ट्स. Difficulties in balancing both goals may lead to conflict between achieving both goals. Remuneration to personnel. Personnel in the sense worker और remuneration हम बोल सकते हैं सैलरी और wages. अब इसमें ये भी बोला गया है कि जो एम्प्लॉय है जो वर्कर है उसको टाइम टू टाइम उसकी सैलरी को पे करना, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर को प्रॉपर माइंड में रख के उसको महीने की 1 तारीख को पेमेंट करना, ताकि उसके मन में मोटिवेशन क्रिएट हो सके जिससे वो अपने वर्क को और बेटर वे में परफॉर्म कर सके. लाइक हियर पेड अ फेयर सैलरी, उसके वर्क उसके एक्सपीरियंस उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको एक फेयर सैलरी पे ऑफ होनी चाहिए. पॉजिटिव इफेक्ट्स. मोटिवेशन हिसाब से भी बता रहे मैंने. डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स वर्क. अगर डिवोशन होगा काम करने के प्रति बहुत वो अच्छे से वर्क करेगा तो इसमें डेवलपमेंट होगा किसका? ऑर्गेनाइजेशन. नेगेटिव इफेक्ट. इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज. अगर कोई एक इंसान अच्छे से वर्क कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है तो जो नहीं कर रहा है उसमें एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना क्रिएट हो जाती है. अनहेल्दी कंपटीशन अमंग एम्प्लॉइज. 8. डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन से हमारा मतलब है कि जो हमारी पावर है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग जो भी मैनेजर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाती है. बट सेंट्रलाइजेशन में जो सारी अथॉरिटी जो रिस्पांसिबिलिटी जो पावर है वो सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में रहती है. और सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस और एट वन लेवल एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्पर्सल ऑफ authority even to the lower level, but centralization में ऐसा नहीं होता. Positive effects. Better decision making. Encouragement of two subordinates. Centralization and decentralization से subordinates मतलब जो workers है उनको एक encouragement मिलता है. Negative effects. Slow decision making if complete centralization. अगर सिर्फ एक के पास ही decision making power होगी तो यहाँ पे हमारी कंपनीज में decision making की power slow हो जाएगी. Complete decentralization will result in misuse of authority. अगर हमने पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो इससे हमारी जो अथॉरिटी है उसका गलत वे में यूज किया जाएगा. स्केलर चेन. स्केलर चेन it implies a chain of superior ranging from the top to the lowest level of management. It is the path to communicate, command and authority. इसमें एक चीज आती है गैंग प्लैंक. यहाँ पे
टू सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज और मैनेजर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ईच अदर। जो एक मैनेजर है और जो एक एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो स्केलर चेन क्यों जरूरी है? पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो मैनेजर है वो प्रॉपर वे में एम्प्लॉय को सारी चीजें समझा सकेगा। क्लियर लाइंस ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। नेगेटिव इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन में नॉट फ्लो इन प्रॉपर डायरेक्शन। इंफॉर्मेशन कभी कभार हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम आएगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने गोल्स अचीव करने में भी प्रॉब्लम आएगी, जिससे वो फ्यूचर के साथ कॉप अप नहीं कर पाएगी और वहीं पे उसका स्लो डाउन हो जाएगा। ऑर्डर, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। At the same time, everything and everyone should be in its own place. Means order का ये मतलब है कि जिसे जो वर्क दिया वो उसको परफॉर्म तो करेगा ही, पर उसकी एक प्लेस भी होगी जिस जहाँ पे वो कुछ चीजों को परफॉर्म करेगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, lack of discipline as the negative effect of order, best wastage of time and energy in search of resources। अगर हम resources को ज़्यादा ही सर्च करने लग जाएंगे तो हमारा ये wastage of time है और energy, and one more thing, time, energy and money। Stability of tenure means जो एम्प्लॉय है उसको बार बार उसकी जॉब को टर्मिनेट ना किया जाए। लाइक अगर वह इस जॉब में है तो उस जॉब में चला जाए, या अगर उस जॉब में है तो तीसरी बार उसको और कोई जॉब में दे दे। उसको एक ही जॉब पे एक ही टाइम पे रखा जाए उसके लंबे समय तक, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसको बार बार उसकी जॉब्स को चेंज ना करना पड़े। पॉजिटिव इफेक्ट्स, सेव मनी और ट्रेनिंग, बार बार चेंज करेंगे तो ट्रेनिंग में पैसा खर्च होगा। इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेगेटिव इफेक्ट, frustration and dissatisfaction among employees, wastage of time in learning new jobs। Initiative मतलब हमें अपने आप से खुद से इनिशिएट करना कोई भी काम को करने के लिए। Initiate means eagerness to initiate action in work related matters without being asked to do so। इसके पूछे बगैर ही खुद से काम को करने की इच्छा रखना। Positive effects, अगर कोई भी एम्प्लॉय खुद से काम करने का इनिशिएटिव लेगा तो उसकी एक तो मेंटल ग्रोथ बढ़ेगी और उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। यहाँ पे अगर वो इनिशिएटिव लेता है तो उसका कमिटमेंट भी बढ़ जाता है। नेगेटिव इफेक्ट्स, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज। अगर वो कोई चीज इनिशिएटिव ले लेता है तो उसमें एक बर्डन की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उसको काम करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसने क्यों इनिशिएटिव ले लिया कोई काम को करने के लिए। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन वेयर एम्प्लॉयज लैक इनिशिएटिव। इक्विटी, इक्विटी से हम समझ सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी काम कर रहे हैं, उनको एक ही नजर से देखना या उनके साथ एक ही जैसा रिएक्ट करना, उनके साथ एक जैसा ही बिहेव करना। इक्विटी रिफर्स टू द फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द वर्कर्स of an organization। यहाँ पे मैनेजमेंट शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, इंक्रीज इन सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। नेगेटिव इफेक्ट्स, लैक ऑफ इफिशिएंसी, डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन अमंग्स्ट एम्प्लॉयज। इक्विटी डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर कोई ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है और कोई लेवल लोअर लेवल पे काम कर रहा है, अगर उन दोनों को एक जैसा फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपर लेवल वाला चाहता है कि हमें लोअर लेवल से कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एस्प्रिट द कॉर्प्स, एस्प्रिट द कॉर्प्स ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका एक हिंदी में मतलब मीनिंग होता है यूनियन इन स्ट्रेंथ। मीन्स आपकी यूनिटी में ही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहीं भी वो स्टकअप नहीं होगी और वो चीज़ों को बहुत स्मूथली फंक्शनिंग कर सकती है, लाइक इफेक्टिवनेस के साथ और इफिशिएंट वे में। द
Paul here emphasized the need for teamwork. The importance of communication is obtaining it. If the team spirit, everyone should forward to help others. अगर टीम स्पिरिट रहेगी तो सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ के उसको रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. पॉजिटिव इफेक्ट्स, कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन टीम स्पिरिट, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा टीम स्पिरिट. नेगेटिव इफेक्ट्स, ग्रुप गोल्स में नॉट बी अचीव. समटाइम्स एक साथ यूनिटी काम करने के कारण हमारी जो ग्रुप गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाती है. मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल. अब हम आते हैं हमारे टेलर्स के प्रिंसिपल पे. टेलर्स के जो प्रिंसिपल थे उन्हें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे. इनका नाम था फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, FW टेलर. इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे. इनके 4 प्रिंसिपल्स है: रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, cooperation not individuals. Replacement of rule of thumb with science. Taylor replaces the rule of thumb with organized knowledge. Under the organized knowledge, decisions are made on the basis of scientific approach. Like जो भी replacement of rule of thumb with science हम ये समझ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसका एक कोई बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ढूंढना. उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वेल नॉलेज रहती है जिससे हम उसे टाइमली, उसे हम टाइम के पहले भी उस चैलेंजेस को फेस करके उससे रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस. यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि कोई भी रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस. यहाँ पे FW टेलर बोलते हैं कि जो भी डिसीजंस रहते हैं वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए और वो किस पे बेस्ड होने चाहिए. एक तो उसके साइंटिफिक अप्रोच देखनी पड़ेगी उसकी, जिससे हम जो डिसीजन है उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ले सके. हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. यहाँ पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होना चाहिए. लाइक अवे फ्रॉम दे, यहाँ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन हमारे एम्प्लॉयज और हमारे मैनेजमेंट के बीच में. यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए. इसलिए म्यूचुअल कोऑपरेशन इज वेरी नेसेसरी. मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. मोर प्रोडक्शन मींस मोर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारे मैनेजमेंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को. तो वैसे ही जितना प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा वेजेस मिलेगी वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को. इसलिए टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल इज दैट बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर शुड बी स्ट्राइव फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ज्यादा भाव ना देते हुए सब में कॉपरेशन की इमेज को क्रिएट करना. दिस प्रिंसिपल पेज एम्फेसाइज ऑन encouraging the sense of cooperation instead of individualism. यहाँ पे कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की नहीं होना चाहिए. कॉपरेशन एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, उसके ऑनर्स या मैनेजमेंट में, इन तीनों में भी होनी चाहिए. क्योंकि अगर ऑनर अच्छा रहेगा तो वो मैनेजर्स को अच्छे से ट्रीट करेगा और अगर मैनेजर को अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ तो वो एम्प्लॉयज को अच्छे वे में ट्रीट करेगा. यही 4 प्रिंसिपल्स थे टेलर के. रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म.